इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी का पुस्तक है क्षितिज, जिसका हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। राहुल संकृत्यान और ये लिखते हैं लहासा की ओर। ये एक रास्ते के बारे में बताते हैं, उनके व्याख्या करते हैं। राहुल संकृत्यान का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पितृक गांव कनौला था, मतलब उनके पिता का गांव कनौला था। उनका मूल नाम केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संकृत्यान हो गया। उसके पहले इनको पांडेय बोलते थे, केदार पांड्या। राहुल जी पाली, प्रकृति, प्रभंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। महाज्ञानी जैसे थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल संकृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और जीवनी आलोचना, शोध मतलब रिसर्च, शोध किसी चीज के खोज आदि अनेक विधियों के साहित्य सृजन किए हैं। इतनी ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। जैसे में मेरी जीवन यात्रा 6 भाग है, ठीक है। दर्शन, दिग्दर्शन 22वीं सदी, ठीक है। और बोलग से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर सशास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये सब उनके प्रमुख कृतियां हैं। इसमें साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान और विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्रिय सामग्री का उदार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। मतलब जो चीज लुप्त हो गया था उसके बारे में लिख कर, समझ कर, रिसर्च कर, खोज कर, और उन्होंने एक काव्यबद्ध किया, उसको लिखा। वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का सशास्त्र रचा। वो जहां जहां जाते थे उसको लिखते थे। उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कर का उद्देश्य बनाया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के, मतलब किसी भी स्थान के भौगोलिक वर्णन के अलावा वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। जो भी वो लिखते हैं उसमें सब चीज के बारे में जीता जागता एक तरह से वो लगता है। जो भी वो लिख दे, कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, राजनीति हो, चाहे कुछ भी। संकलित अंश राहुल जी के प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। और ये जो है राहुल जी जब तिब्बत गए थे उसका पहला यात्रा है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्री की अनुमति नहीं थी। वो तिब्बत नहीं जा सकते थे भारत के लोग। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छमद भेष में किया, क्योंकि उस समय तो आधार कार्ड हुआ नहीं करता था। किसी को दिक्कत, किसी को मालूम चलेगा। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर, तिब्बत की राजधानी है लहासा, तो लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि तिब्बती समाज कैसा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पाठ लहासा की ओर। वो हम जान लिए लेखक के बारे में, सब चीज जान लिए। उसके बाद से अब लेखक कौन थे, नाम याद करो, राहुल संकृत्यान, जिसको क्या केदार पांड्या बोलते थे। बाद में उनका नाम बदल दिया गया। अब शुरू होता है लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। तिब्बत वाला नेपाल से होकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि उधर से पहाड़ी होते हुए बीच से निकलना है, ठीक है। खड़ी कलिंड पोर्ट का रास्ता
जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें उसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। उस समय कलिडपुर की रास्ता नहीं खुला था, मालूम नहीं था किसी को, लेकिन बाद में मालूम चल गया। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, और महल के बहुत सारे इलाके में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। बहुत अच्छा अच्छा घर दिखाई देता है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी कला था, जिसमें हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। वहां पर मतलब चीनी लोग थे, वहां पर चाय पीने के लिए हम लोग ठहरे। ठीक है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। जहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं, कुछ नहीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले आ सकते हैं। इतना वहां पर लोग आजाद रहते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो चाहे नहीं हो, परिचित हो चाहे नहीं, आप अंदर भी जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। आप सामान दे दो, आपके चाय पका कर दे देगी वो लोग। मक्खन और सोडा नमक दे देगी ऊपर से। वह चाय चोनी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, मतलब खोटी, जिसको बर्तन का नहीं, जो चाय के दुकान में हम पीता है कप, मिट्टी वाला बर्तन में, मिट्टी वाले कप में चाय पीते हैं, वैसा ही, लेकिन वो ठुड्डी वाला हुआ करता था। उधर के लोग ठुड्डी वाले पीते थे। तो खोटी में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, जहां पर बैठे हैं चूल्हे से दूर बैठे हैं, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मतलब वहां पर बैठकर बनवा सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है, और हम लोग चाय में चीनी डालते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। वो लोग चाय में नमक डालते हैं, मक्खन डालते हैं, हम लोग चीनी डालते हैं, इसलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं, वो लोग एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। पर्याप्त चीनी किले से, वहां पर जो चीनी किला था, किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा, मतलब रास्ता पर चलने के लिए पैसा, घूस, तो राहदारी मांगने लगा। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। कुछ था उनके पास चीटें, उसको दे दिया गया। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले ही आखिरी गांव में पहुंच गए। थोडला के पहले ही आखिरी गांव में पहुंच गए। वहां भी सुमति के जान पहचान के, उनके साथ था सुमति, उसके जान पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे रहते भी उनके लिए ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, और भिखमंगे नहीं, एक भद्र आदमी, क्या एक भद्र यात्री, मतलब बहुत अच्छा भद्र यात्री वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। कुछ लोग थे, कुछ लोग की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी ही निर्भर था उस समय हर चीज। खासकर शाम के वक्त छर पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे, और वो सब थोड़ा नशा करके वहां पर बहुत कम ही होश में रहते थे, बाकी सब बेहोश ही रहते थे। पीकर बहुत कम होश हवासों में दुरुस्त रहते थे, बाकी सब तो गुलेटिए जाते थे। अब हमें सबसे विकट धारा थोडला पार करना था, मतलब सबसे बड़ा ठोकर थोडला पार करना था। ढारे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, क्योंकि वहां पर जान मान की कोई मतलब वहां पर कब कौन मार दे, कौन किसको मार दे, किसी को पता नहीं चलेगा। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं दिखाई देगा, ना ही कोई गांव, ना ही कोई गिरवा, नहीं कुछ नहीं होता। नदियों के मोर और पहाड़ों के कोने के कारण
बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सब एकदम मुसाफिरों के जैसे गीद खाते हैं जाकर। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती कि वह गवाही भी कोई मतलब वहां पर कोई गवाह भी दे। गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, वहां पे कोई नहीं मिलता है, इसलिए पुलिस भी सरकार भी उसे सजा नहीं दे सकती। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा वैसा हो तो वह भी लूट लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ के लाठी की तरह, हथियार के कानून न रहने के बाद हम लोग के देश में लाठी रखता है लोग, लेकिन वहां पर लाठी की तरह पिस्टल और बंदूक के लिए फिरते हैं एकदम, मतलब लाठी और डंडे की जगह पर पिस्टल और बंदूक। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि वो नहीं मारेंगे तो उसको लोग मार देगा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया है। शायद खून की हमें इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसे सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कर कुचुर कुचुर दया के भाव से दया पैसा देना। उसके बाद से कहते क्या थे, भीख मांगने लगते थे, पैसा एक पैसा, तो वो सब छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई थी बहुत ज्यादा, 17,000 फीट करीबन, ठीक है। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते हैं, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से, अगला पड़ाव जो था जो 16 से 17 मील कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहां से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, मतलब वहां पर एक लड़कोर जगह है, वहां के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, सामान भी रखकर चढ़ चलेंगे, उस पर 2 घोड़े रख लो, ठीक है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। आडे से पहले एक जगह चाय पिया और दोपहर के वक्त ढारे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊपर खड़े हुए थे। समझ लो समुद्र तट से उतना ऊपर खड़े हुए थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले आए थे, मतलब उसको पार कर गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब उस पर कोई बर्फ वगैरह नहीं था, न वहां बर्फ की सफेद परत थी और न किसी तरह की हरियाली, एकदम पूरा कब्रिस्तान जैसा। उत्तर की तरफ ऐसे कब्रिस्तान तो अच्छा रहता है, लेकिन कहीं कहीं जाओगे कब्रिस्तान तो पूरा एकदम खंडहर रहता है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर अडे के देवता का स्थान था। वहां पर जहां पर डाटे रहते हैं, तो डाड़े के देवता का स्थान कहाँ था? ऊपर ही था, जो पर्वतों के ढेर, जंगलों की सिंगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया जाता था, और उसको कपड़ा से, जानवरों के सिंगों से रंग बिरंगे कपड़े देकर उनको मतलब अच्छा से उनको डेकोरेट सजाया जाता था, जिस तरह हम पूजा में फूल माला से सजाते हैं। अब हमें बराबर उतराई पर चढ़ना था। अब हमें उतराई पर चलना था, मतलब ऊपर से नीचे आना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई आसान होता है लेकिन उतराई नहीं। शायद 2 एक और घुड़सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, थक गया होगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डंकी वक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। झूम रहा था घोड़े पर एकदम, और घोड़ा तो धीरे हो गया था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। अब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। अगर मैं घोड़े को जोर देता कि चल भाई तेजी में चल, तो और धीरे चलने लगता। एक जगह 2 रास्ते फूटते थे।
मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया। आगे जाने के बाद एक घर में पूछा तो मालूम चला कि नहीं, वो तो दाहिने वाले रास्ता था जाने के लिए। तो फिर लौट कर वापिस आकर दाहिना वाला रास्ता पकड़कर 4-5 बजे के करीब मैं गांव के मील भर पर था, मतलब मील भर मतलब 1.5 किलोमीटर के इधर था। तो सुमंती इंतजार करते हुए मिले। वहां पर सुमति इंतजार कर रहा था। मंगलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो गुस्से के कारण और भी लाल हो गया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी मतलब लकड़ी, मैंने 2 टोकरी कांडे फूंक डाले। वहां पर लकड़ी जलाना पड़ता था ठंड से बचने के लिए, तो 2 टोकरी मतलब बड़ा सा बोरा में जैसा, तो उसको फूंक कर जलाकर ताप रहे थे। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, मैं कुछ नहीं जानता। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को इतनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडक भी हो जाता था। वो जितना जल्दी गुस्साता था उतना जल्दी उसको शांति भी करना आसान था। लड़कोड़ में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। वहां पर उनके यजमान जो थे अच्छे थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा मतलब पोहा जिस तरह हम लोग खाते हैं ना, तो लोग थुक्पा बनाते हैं। चावल का नहीं होता है, दूसरे चीज का होता है। तो लोग थुक्का वहां पर खाते हैं खाना। अब थूकना मत समझ लेना। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। वहां पर लोग जाते भी हैं। तिर्री समाधि गिरी, वहां पर लोग जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियां के गांडे खत्म नहीं हो सकते थे। देखो, बत्ती क्या होता है, जो दिया में जलाया जाता है, तो वो खत्म नहीं होना था, क्योंकि बोध गया से लिए कपड़े के खत्म हो जाने के बाद कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। क्योंकि बोध गया का जो कपड़ा था उसको फाड़ कर अगर मोड़ दोगे तो अभी दिया का मोती बन जाएगा। ठीक है। वह अपने जजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही वहां पर गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भड़िया क्या होता है, सारा अपना सब लेकर भड़िया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। हमने आगे जाकर भड़िया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। अगर सवेरे चलते तो भड़िया मिल जाता, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। और तिब्बत में धूप भी बहुत तेज लगती है। उधर बहुत ज्यादा कड़ी धूप मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है, और मोटे कपड़े से सिर को ढकना पड़ता है, क्योंकि आप 17,000 फीट ऊपर हो, ढूल रहे हो, तो गर्मी तो लगेगा ही। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। कितना? 2 बजे। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। अब धूप से ललाट गर्म हो रहा है और पीछे का कंधा बर्फ से जम रहा है। वहां पर दोनों है, गर्मी है और इसे ठंडक भी है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी। डंडा हाथ में लिया। डंडा लेना पड़ता है, पहाड़ी इलाके में चलोगे तो डंडा लेकर जाना पड़ता है, और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिर्री में भी थे। अब सुमति के परिचित तिर्री में भी वहां पर कुछ लोग जजमान थे उनके, लेकिन वह एक और जजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार के ओर चलने के लिए कहा। इधर
शेखर बिहार, नेपाल के रास्ते होकर वो लोग बिहार आना चाहते थे, लेकिन ये शेखर बिहार आपको नेपाल के लास्ट बॉर्डर पे पड़ेगा, तिब्बत साइड में, उधर ही मिलेगा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। अलग अलग जागीरदार वहां पे हैं, सब बांट कर रखे हैं। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठो बिहार, मठो मतलब बिहार का मतलब क्या होता है, जो अपना बिहार है, देखो वो ये बिहार है, वो बिहार है, ठीक है। ब और व का अंतर है इसमें। तो मठों को, मठ जो होता है, जो संत वगैरह का मठ होता है, उसको बिहार बोलते हैं, ठीक है। तो बिहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद से करता था, क्योंकि वहां पर कुछ तो रहना है तो खेती करना पड़ेगा ना, जिसके लिए मजदूर वगैरह में मिल जाते थे। वहां पे खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षुक भेज जाता था, कोई भिक्षुक भी वहां पर भेजा जाता था या चाहे मिल जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजूर, इसमें बुद्ध वचन अनुवाद इसमें किया जाता था। कौन सा मंदिर था? कुंजूर, मतलब वहां पर बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई है। मेरा आसन वहीं पर था, मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर के 15-15 पन्ने में से कम तो नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, जाओ भाई। कौन वहां पर पुस्तक में लगा हुआ था? राहुल, क्या नाम है पूरा? राहुल संकीर्त्यानंद। वो पुस्तक पढ़ने में लगे हुए थे, बाकी तुम क्या कर रहे हो उसे मतलब नहीं है। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिर्री गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षा मांगते भिक्षु नमसे से विदाई लेकर, वहां पर भिक्षु नमसे एक किसी का नाम है, तो भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहां से चल पड़े, जिससे मिलने के लिए सुमति वहां पर गया हुआ था। यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर है जो मैं बता देता हूँ। थोडला के पहले की आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगों के वश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरे बार जब वो आए थे भद्र और अच्छा भेष पहनकर, तो उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? 2 नंबर, उस समय की तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। 3 नंबर, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए। 4 नंबर, मतलब लेखक लड़कोर में अपने साथियों से कैसे पिछड़ गए? घोड़े की वजह से। 4 नंबर, लेखक ने शेखर बिहार के, उधर ही तिब्बत में पड़ता है, शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। 5 नंबर, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 6 नंबर, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत समाज कैसा था। हमें बताना है कि तिब्बत समाज कैसा था, और ये आपको करना है। 7 नंबर, मैं नहीं बताने वाला। उसके बाद जो है रचना और अभिव्यक्ति, ये केवल पढ़ लेना, बस काम खत्म। भाषा और अभ्यास पढ़ोगे तो कुछ फायदा होगा नहीं इसका, इसलिए दिमाग से हटाओ, इसको फेंको बाहर, बेच मारो, बेच कर पैसा मेरे अकाउंट में डाल देना। ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप जरूर इसको पढ़ लेना, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपना ये पाठ खत्म होता है। फिर अगला पाठ पढ़ेंगे श्यामाचरण दुबे जो लिखते हैं उपयोगिता की संस्कृति, हम पढ़ेंगे भाग 3 अगले वीडियो में। चलिए लेते हैं आप सभी से विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।